Hello friends, welcome to the English class. Today in this episode number 1 we are going to discuss our chapter number 5, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. This article is written by Nani Palkhiwala, a famous economist of India. So first of all, we are going to discuss about the chapter sketch. This newspaper article is a sad commentary on the gradual deterioration of Earth's environment. तो पृथ्वी का जो पर्यावरण धीरे धीरे बिगड़ रहा है, उनको सेंटर में रखते हुए ये आर्टिकल न्यूज़पेपर के अंदर छपा हुआ, जिनका राइटर है नानी पालखीवाले. Our planet is no longer a pleasant place to live in. और इसी तरह यदि हमारा पर्यावरण धीरे धीरे डिस्टर्ब होता रहा तो एक दिन ये रहने के लिए जो स्वर्ग कहा जाता है पृथ्वी वैसा नहीं रहेगा. फिशरीज, फॉरेस्ट, grasslands and croplands need to be previewed and protected. तो ये सभी जो है मत्स्य उद्योग है या तो जो हमारे जंगल है, सभी बात इसको हमें फिर से इसके बारे में चिंतन मनन करना पड़ेगा और हमें इसके लिए कुछ नए नियम वगैरह स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे. The article suggests that we should try to limit the rise in population and stop the perpetuation of poverty. इसके साथ भी जो पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो इनको भी एक हमें रोकने का प्रयास करना पड़ेगा. और जो इसके साथ गरीबी भी बढ़ रही है, तो इनको भी कहीं ना कहीं हमें रोकने का, या तो वो गरीबी में हमें कोई नया ऐसा तरकीब निकालकर नए ऐसे रास्ते को पसंद करके उनको भी कुछ आमदनी मिले और वो पर्यावरण के जतन के लिए वो लिटरेट बने, ऐसा हमें प्रयास करना पड़ेगा. द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1972. 1972 में ये ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुई. is the only hope for the survival of this planet as well as that of the human race. तो ये पूरे जो ह्यूमन रेस है, इनके सर्वाइवल के लिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को अभी ऐसे ही अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हम जो निरंतर नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, तो वो भी अच्छी तरह से इस पृथ्वी के ऊपर रह सके, इसके लिए हमें पर्यावरण के अंदर हमें कंट्रोल करना खूब ही जरूरी है. तो इसकी बात करते हुए हम आगे की जो चैप्टर है इनके बारे में बात कर रहे हैं. द एलिंग प्लेनेट, तो ये जो उनकी सिचुएशंस को सेंटर में रखते हुए ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई है. तो इसकी हम बात करते हैं. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक. सो द यूनिट नंबर 5, स्टैंडर्ड 11, सब्जेक्ट इंग्लिश. Title of the unit is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, नाना पालखीवाले. सो जो आज तक ये जो पर्यावरण का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो ये ग्रीन मूवमेंट जो चल रही है, माने हरित क्रांति, तो वो हरित क्रांति से इनका क्या बेनिफिट मिलता है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए कितना इनका अहम रोल है, इनके बारे में सेंटर में ये सभी बात को रखते हुए इस यूनिट के अंदर हम सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर जो भी बात हम शुरू करते हैं, इसके पहले द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालखीवाले एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994. 24 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ था. इनके अंदर जो लिखा था, द इश्यू दैट ही रेज्ड regarding the declining health of Earth
continue to have relevance. तो जो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है पर्यावरण के बारे में, इनके ऊपर फोकस करते हुए इन्होंने लिखा था. One cannot recall any moment in world history which has gripped the immigration of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. तो जो 25 साल पहले माने तब, मगर यहाँ से हम बात करें तो जो ये ग्रीन मूवमेंट है ये इतने सालों से पूरे विश्व के अंदर चल रही है, तो इनके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है नानी पालकी वाले ने. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. पूरे विश्व के हर एक देश के अंदर इसकी ग्रीन पार्टी बनाई गई. इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए. We have shifted one hops irrevocably from the mechanistic view, a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. तो वैसे कोपरनिक्स की बात यहाँ पर, और इसके बाद गैलीलियो, जो सभी ने बताया कि ये पूरी पृथ्वी है ऐसे ही परिभ्रमण कर रही है अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर, अपनी जो धरी है इसके ऊपर वो पूरा रिवॉल्विंग हो रही है. तो यहाँ पर ये सिद्धांत, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री there is growing worldwide consciousness that the earth itself is living organism, an enormous being of which we are parts. तो पहली बार ऐसे ग्लोबल तौर के ऊपर इसकी चर्चा हुई कि जो स्वयं जो पृथ्वी है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो अब हम इनके एक अभिन्न अंग है. तो वैसे यहाँ पर तो ये साइंटिफिक और जो सभी के मॉडर्न ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इनसे छूटने के लिए ये सभी बात, मगर हमारे वेद एवं उपनिषद के अंदर तो इसके बारे में बहुत सी बातें की है. वैसे पूरे जो हमारे आद्य देव है, प्राचीन देव माने सबसे पहले जो वेद और उपनिषद के अंदर जिनकी बात की है वो यही है जिनका पर्यावरण के साथ कनेक्शन है. वैसे अग्नि पंच तत्व का हम कहते हैं कि अग्नि, वायु, जल, आकाश और इसके साथ पृथ्वी. तो हम तो वैसे इसी संस्कृति में से आते हैं कि जो इस पांचों को मूलभूत देव के रूप में हम कंसीडर करते हैं. ये यहाँ पर अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये जब बात करते हैं तो ये सभी के लिए थोड़ा आश्चर्य, मगर हमारी संस्कृति के अंदर तो हम देव तुल्य इसको गिनते हैं. पर्यावरण को हम वैसे जागृत देव को मानते हैं. जो फॉरेस्ट के अंदर जो वनस्पतियां है, जो है, सभी ट्री के अंदर हम देवी देवताओं का निवास स्थान मानते हैं. जो स्टार्स है, प्लैनेट्स है, इनका भी हम कोई ना कोई जो वृक्ष है इसके साथ हम कनेक्शन बताते हैं. और मनुष्य के ऊपर भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है. जैसे जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है, इसके अंदर वैसे हमारी तरह ही जीव है, तो वो संवेदनशील है. उनको भी दुख लगता है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है, ऐसा उनको भी इनके ऊपर भी ये सभी जो सिचुएशन से इनका प्रभाव रहता है. तो हम शुरू से ही उसको देव मानकर इनकी पूजा करते हैं, उनका अर्घ्य देते हैं, उनका जतन करते हैं. वैसे तुलसी, हर एक जो हमारी आर्य संस्कृति के अंदर तुलसी को भी देव माता के रूप में, लक्ष्मी के रूप में उनको देखा जाता है और उनको सब सुबह हम अर्घ्य देते हैं. वैसे पीपल का वृक्ष है और भी सभी अलग अलग वृक्ष है, इनको हम पूजते हैं. तो यहाँ पर
ये जो बात करते हैं तब हमें सबसे ज्यादा जल्दी से रिलेट हो जाती है सभी बातें। तो हम क्या है, मनुष्य इनके एक पार्ट है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस which needs to be respected and preserved। तो इनको सम्मान भी मिलना चाहिए और ये सुरक्षित भी रहने चाहिए। पर्यावरण है, पृथ्वी है, एनवायरनमेंट है, ये दोनों बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। और आपको इस टेक्स्ट बुक के अंदर इस यूनिट के तौर पर यहाँ पर पढ़ाई जाती है। इसका भी तात्पर्य यही है कि आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, आप कल के सितारे हैं। आप अच्छी तरह से यदि पर्यावरण का जतन यहाँ पर समझ जाएंगे तो आप पर्यावरण के अच्छे मित्र बन जाएंगे, अच्छे सैनिक बन जाएंगे और पूरा विश्व फिर से हरियाली की ओर आगे बढ़ सकता है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation। तो वैसे भी पृथ्वी का, पूरे ग्रह का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है। हम इसके ऊपर रहते हैं। हम तो धरती को माँ कहने वाले संस्कारिता से आने वाले लोग हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर हमारे ऊपर बहुत से ऑब्लिगेशन है, क्योंकि यहाँ ही हमें अन्न मिलता है, वस्त्र मिलता है, यहीं पर ही हमें शेल्टर मिलता है। तो यहाँ पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन अच्छी तरह से सुख शांति समृद्धि से हम यहाँ आते रहे हैं, जिए हैं। तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी है, जिसे हमारे पुरखों ने पर्यावरण का जतन किया था। तो हम यदि इसको अच्छी तरह से हमारी जिम्मेवारी समझकर जतन करेंगे तो आने वाले कल के जो स्टूडेंट्स है, आने वाली जनरेशन से, वो भी इस अच्छे पर्यावरण को प्राप्त कर सके। वरना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि वाटर पॉल्यूशन से लेके सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इस सभी पॉल्यूशन में व्यक्ति की जो हेल्थ है वो भी डाउनफॉल हो रही है, उसका स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ रहा है। तो उसकी हैप्पीनेस मात्र फिजिकल फॉर्म में हम समृद्ध होने से वास्तव में हम समृद्ध नहीं है, मगर हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से और सबसे ज्यादा आत्मिक रूप से हम समृद्ध होने चाहिए। और वही संपदा हमें नेक्स्ट जनरेशन को भी देनी चाहिए। इसको ही सेंटर में रखते हुए ये सभी बात हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। द concepts of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। So sustainable development, इनको पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, मगर इसके साथ पर्यावरण का हमें ध्यान रखना चाहिए। आर्ट फॉर आर्ट सेक की तरह हमारा डेवलपमेंट हो और पर्यावरण का ये पंच तत्व का इम्बैलेंस हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो वो वास्तव में डेवलपमेंट नहीं है, मगर वो तो डाउनफॉल है, डिक्लाइन है। तो वो 1987 से ये विचार पूरे विश्व के अंदर धीरे धीरे स्प्रेड होता गया और सभी लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की। तो आज भी बहुत सी ऐसी एनजीओ से जो ट्री प्लांटेशन करती है, जो नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, और भी जो सॉइल पॉल्यूशन है इनको अटकाने के लिए, या तो जो पानी के तालाब है इनको स्वच्छ करना, डैम को स्वच्छ करना, रिवर कैंपेन चला रही है। तो ये सभी बातें बहुत ही अच्छी है। ये हमारे पृथ्वी के ऊपर हमारा अस्तित्व इनसे ही तो जुड़ा हुआ है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी ये बनती है। विदाउट डेवलपमेंट that meets the needs of the present, without
compromising the ability of future generation to meet their needs. It means हमें डेवलपमेंट तो करना ही है, मगर आने वाली जनरेशन और नई मुसीबत में आ जाए इस तरह से डेवलपमेंट होए, वो बात उचित नहीं है. विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. तो आज जो माइंस मिनरल्स सभी निकाल लिए जाते हैं, और भी बहुत सी ऐसी बातें कि जो आसानी से आपके ध्यान में आ सकती, वो पूरे विश्व के अंदर हो रहा है. वैसे फॉरेस्ट के अंदर आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट के अंदर से जो कीमती वृक्ष है, इनको काट कर इनकी स्मगलिंग होती है. इसी तरह पर्यावरण के अभिन्न अंग हमारी तरह ही, मनुष्य की तरह ही एनिमल से इनकी भी हत्या हो जाती है. जैसे लायंस है तो इनके सभी नौर होते हैं, और पिकॉक है तो इनको फेदर्स होते हैं. ये सभी को सेल करते हैं. स्नेक्स के बारे में भी अभी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते हो. तो हमें डेवलपमेंट करना है, हमें फाइनेंशियली भी डेवलप होना है, इकोनॉमी सोशियली हमारा स्टेटस अच्छा हो, वह करना है. मगर इसको करते हुए हमें ध्यान में रखना है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें कुछ रखना है, क्योंकि वही हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है. तो जो लोग सेंसलेस हैं, ये सभी बात इसको समझने को राजी नहीं है, और इसीलिए जो समझदार है इनको बहुत मजबूती से, बहुत डिटरमाइन होके इनको आगे बढ़ना पड़ेगा. और पूरे गवर्नमेंट को भी इसके अंदर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे. वैसे अभी तो प्रवर्तमान समय में हिंदुस्तान में बहुत अच्छी स्थिति है कि जो मोदी साहब है प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत से अवेयरनेस कैंपेन के अंदर वो स्वयं का इन्वॉल्वमेंट रहता है. अभी जैसे क्लीनलीनेस कैंपेन उन्होंने चलवाया, फिर शौचालय का कैंपेन इन्होंने चलवाया. इसके बाद गंगा मैया के जो रिवर है उनको क्लीनलीनेस करने के लिए जो कैंपेन चलाया. इसके बाद जो सभी नदियां हैं इनको जोड़ने के लिए भी अभी कैंपेन चल रहा है. तो ये सभी बात अच्छी है, क्योंकि पूरे विश्व में रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसे रूल्स है, और इसीलिए वो फॉरेस्ट को या तो रिवर्स को वो डैमेज नहीं कर सकते. मगर हमें तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हम तो नदी को माँ कहने वाले हैं, हम धरती को माँ समझने वाले लोग हैं. हम फॉरेस्ट को ही हमारा जो ऑक्सीजन वहां से मिलते हैं वो समझने वाले हैं. तो हम तो पता है हमें कि हम वृक्ष को देव मानते हैं, हम वृक्ष को गुरु मानते हैं. संस्कृत की एक बहुत ही अच्छी जो गीता जी के अंदर भी भगवान कृष्ण ने बोला हुआ एक श्लोक है, जिसके अंदर जैसे हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, जैसे हम गुरु को प्रार्थना करते हैं, उसी तरह सभी वनस्पति को प्रार्थना करते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छा संस्कृत का एक श्लोक है. श्लोक में आपको समझाता हूं. आयुर्बलम, जो श्लोक है, आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशुन वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधम च त्वम नो देहि वनस्पते. ये जो सभी आप मेरे पीछे इर्द गिर्द में जो आप वनस्पतियां भी देख रहे हैं, ये सभी बहुत ही जड़ी बूटी है, जो कहीं ना कहीं हमें उपयोग में आती है, जो हमें जीवन देती है, हमें आरोग्य देती है. तो ये सभी जड़ी बूटी को प्रार्थना करते हुए लिखा है. वैसे ये है मैंगो ट्री है, तो आम, वैसे अमृत जिसको कहा जाता है. ये सभी जो है यहाँ पर बहुत से सैकड़ों प्लांट्स ऐसे लगे हैं कि जो हमारे लिए हर्बल है, जो हमारे लिए धन्वंतरी है, जो हमारे लिए आरोग्यवर्धक है. तो ये जो संस्कृत का श्लोक जो हम मानते हैं, इसका जो पूरा मीनिंग होता है कि आयुर बलम यशो वर्च, हे प्रकृति माने कि हे वनस्पति, तुम हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम आयुष्य प्राप्त कर सके, दीर्घ आयुष्य हो, हम बहुत ही बल प्राप्त कर सके, हमें यश मिले, हमारा जीवन कीर्ति वाला बने, हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही समझदार बने, हम पशु संपत्ति को प्राप्त करें
और इसके आगे जाते हुए जो वनस्पति को प्रार्थना करते हुए लिखा है कि ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च, माने ब्रह्म ईश्वर क्या है, प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि का सर्वोत्तम स्वरूप, वाइजनेस, विजडम जहां शुरू होती है, विजडम हमारे अंदर प्राप्त हो, हम ईश्वर तत्व को समझ सके इतनी हमें क्षमता दो। और मेधम चो त्वमनो देहि वनस्पति, हे वनस्पति आप हमें इस तत्व को समझने की और इसको प्राप्त करने की हमें सम्मति दो, ऐसा आशीर्वाद हमें दो। तो हमारी संस्कृति यही है कि सुबह उठते हुए हम ये सभी वनस्पति को प्रार्थना करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, इससे आशीर्वाद से हम नव जीवन प्राप्त करते हैं, नव चेतन हम बन जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, हमारे जो स्ट्रेस है वो मिनिमम हो जाता है और हमारे अंदर नई ऊर्जा से नए कार्य को सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय करते हुए हम कर सकते हैं। तो ये सभी बातें यहाँ पर जो समझने के लिए चर्चा हमने की, आगे के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर माने सेकंड एपिसोड के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।